वालेकुम दोस्तों और तमाम सुनने वालों को आपके होस्ट की तरफ से खुश उम्दीद। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक और एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको एक्सपर्ट एडवाइस फराहम करेंगे आम हार्मोनल बीमारियों के मुतालिक। जैसा कि आप सबको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने थायराइड की बीमारियों की आगाही फराहम की थी, और वहीं से आगे चलते हुए आज की एपिसोड में हम बात करेंगे हमल में थायराइड की बीमारियों के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत अहम मौजू है और हमें उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे सुनने वाले इस सूरत हाल से वाकिफ़ होंगे और एक्सपर्ट डॉक्टर की गुफ्तगू सुनना चाहते होंगे। इसीलिए आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सबसे मारूफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा, जिनसे हम बात करेंगे। जी तो डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। वंस अगेन आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सेकंड एपिसोड के लिए अपने पॉडकास्ट, जिसकी सीरीज़ का नाम है हार्मोन्स एंड हैप्पीनेस। और ये एक मालूमाती पॉडकास्ट है तमाम आम आवाम के लिए जो हार्मोनल बीमारियों के बारे में आगाही चाहते हैं, और यहाँ पर हम उनके तमाम आम सवालात के जवाबात देते हैं जो उनको अदरवाइज़ कहीं से भी रिलायबली नहीं मिलते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे हर तरह का मवाद अवेलेबल है। और अक्सर ये देखा गया है कि लोग रिसर्च करके ख़ुद को परेशान करते रहते हैं, बिकॉज़ बाज़ वक़्त कॉन्फ्लिक्टिंग रिसोर्सेज भी होती हैं कि कोई एक वेबसाइट एक चीज़ कह रही है, कोई एक वेबसाइट दूसरी चीज़ कह रही है। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर की एडवाइस सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है। और इस पॉडकास्ट का एक मकसद ये भी है कि हम लोगों की मिसकंसेप्शंस को, यानी उन गलत फहमियों को क्लियर करें जो जनरेशन दर जनरेशन या साल साल से चलती आ रही हैं, जो लोग एक दूसरे से सुनते हैं लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिलता उसको करेक्ट करने का या वेरीफाई का। अच्छा डॉक्टर साहिब, सबसे पहले ये बताइएगा कि हमने पिछले एपिसोड में थायराइड की बीमारियों के बारे में काफ़ी मालूमाती गुफ्तगू की, लेकिन ये बताइएगा कि हमल में थायराइड की बीमारियां कितनी आम हैं? पाकिस्तान में थायराइड की बीमारियों की शरह तकरीबन 10 से 15% है, जिसका मतलब ये है कि हर 100 लोगों में से 10 से 15 लोगों को थायराइड की किसी भी किस्म की बीमारी लाहक होती है। और अमूमन ख़वातीन में इसका रिस्क ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर वो जो 30 से 50 साल के दरमियान हों। और इसकी वजह कुछ जेनेटिक या ऑटो इम्यून वजूहात की वजह से ऐसा होती है। और कुछ केसेस में ये नौजवानों और बच्चों में भी पाई जाती है। और स्पेशली ख़वातीन में हमल के दौरान बाज़ औक़ात पहले कोई बीमारी हमल से पहले कोई थायराइड की बीमारी की तशख़ीस नहीं हुई होती, लेकिन हमल के दौरान बाज़ औक़ात हम थायराइड की बीमारी की तशख़ीस हो जाती है, स्पेशली उन ख़वातीन में जिनकी फ़ैमिली में किसी को थायराइड का मसला हो पहले से, या जिनके पिछले हमल में थायराइड का मसला हुआ हो। इसलिए अगर ये दोनों रिस्क फैक्टर मौजूद हैं तो हमल में, यानी हर होने वाले हमल में थायराइड का टेस्ट कराना लाजिम होता है। और थायराइड की बीमारियां ख़ास तौर पर एशिया, मशरक़ और यूरोप के कुछ हिस्सों में ज़्यादा पाई जाती हैं। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ पर थायराइड की बीमारी की जो शरह है वो 5 से 10% है, लेकिन पाकिस्तान में ये बढ़। अच्छा ये भी बताइएगा कि हमल में थायराइड की बीमारियों की अलामात क्या हो सकती हैं? जैसे कि हमने पहले बात की थी कि थायराइड की बीमारियों की मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिसमें ओवर एक्टिव थायराइड, अंडर एक्टिव थायराइड, थायराइड की गिल्टियाँ, थायराइड का कैंसर शामिल है। इनमें सबसे ज़्यादा आम बीमारी अंडर एक्टिव थायराइड यानी हाइपोथायरॉयडिज्म की है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ओवर एक्टिव थायराइड यानी हाइपरथायरॉयडिज्म की है, और उसके बाद थायराइड की गिल्टियों की बीमारी है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर थायराइड का कैंसर है। तमाम पाए जाने वाले आम कैंसर में से थायराइड कैंसर की शरह सिर्फ 1% है, और ट्रीटमेंट के लिहाज से थायराइड कैंसर का बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है। इसलिए बर वक्त हमल के दौरान थायराइड की तमाम बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो ओवर एक्टिव थायराइड हो यानी हाइपरथायरॉयडिज्म, चाहे अंडर एक्टिव थायराइड हो हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की गिल्टियाँ हों या थायराइड का कैंसर हो। हमल में थायराइड की बीमारियों का रिस्क बहुत हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि जिस्म में बहुत सारी हार्मोनल तब्दीलियाँ हो रही होती हैं जो मरीज़ को इस रिस्क पे डाल देती हैं कि थायराइड की बीमारी हो सकती है। ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनकी पहले से फैमिली हिस्ट्री हो या जिनको पहले किसी हमल
ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ تھائرائڈ کی بیماری کی بہت ساری علامات حمل کی عام علامات کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، جس طرح وزن میں تبدیلی، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، بلڈ پریشر ہائی یا لو رہنا، تھکاوٹ رہنا، الٹی آنا، معدہ ڈسٹرب رہنا، لوز موشن رہنا، گھبراہٹ رہنا۔ تو یہ بہت ساری علامات ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی تھی، یہ تھائرائڈ کی بیماری کی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ حمل بھی ساتھ ساتھ اپنی علامات پیدا کر رہا ہوتا ہے، تو بعض لوگ ان علامات کو حمل کی نارمل علامات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ تو پہلے تہائی کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 3 مہینے گزر گئے ہیں اور یہ علامات بہتر نہیں ہو رہی ہیں، اور تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے تھائرائڈ کے علاج کے لیے، کیونکہ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ بچے کا تھائرائڈ پہلے 4 مہینے تک فنکشنل نہیں ہوتا، تو اگر 3 مہینے ضائع ہو گئے کسی بھی غفلت کی وجہ سے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا حمل پہ، اور حمل میں کتنی پیچیدگیاں موجود ہو سکتی ہیں ایسی صورت میں، جن میں پری میچور برتھ، بچے کا پیدائش کے ٹائم پہ وزن کم ہونا، اور بعض اوقات ماں سے بچے تک اینٹی باڈیز کی منتقلی ہو جاتی ہے پلیسنٹا کے تھرو، جس کو عام زبان میں اول نال کہا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں بچے کو پیدائش کے بعد تھائرائڈ کا علاج کرانے کی علیحدہ سے ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائپر تھائرائڈزم یعنی اوور ایکٹیو تھائرائڈ میں ماں کی صحت کے لیے بھی خطرہ ہے، ماں کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ سکتی ہے، بعض اوقات بہت شدت کے کیسز میں اگر حمل میں کسی کو تھائرائڈ کی بیماری ہو جائے تو اس کا حمل یعنی ماں اور بچے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں تھائرائڈ کی اہمیت کے حوالے سے، تھائرائڈ کے جسم میں بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں، یہ بہت سارے جسمانی فنکشنز کو یا پروسیسز کو کنٹرول کرنے والا حدود ہوتا ہے، یعنی گلینڈ ہے، کیونکہ اس کے ہارمونز کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، اور اسپیشلی حمل کے ٹائم میں اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ اور بھی زیادہ ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ماں اور بچے دونوں کی صحت کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، اور حمل میں بچے کا تھائرائڈ پہلے 4 ماہ تک بنا نہیں ہوتا، پراپر وہ فنکشن نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے بچہ اپنے تھائرائڈ کے ہارمونز کے سپلائی کے لیے ماں کے تھائرائڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اور اگر ماں کو تھائرائڈ کی کوئی بیماری ہو جو حمل سے پہلے تھی یا حمل کے دوران ہوئی ہے، اور اس کا علاج وقت تشخیص کے ساتھ نہ کیا جائے، تو بچے کا اپنا تھائرائڈ بھی ابھی فنکشنل نہیں ہے حمل کے پہلے حصے میں یا ارلی حصے میں، تو پھر بچے کے تھائرائڈ کی ہیلتھ اور اس کے علاوہ بچے کی دماغ کی ہیلتھ وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ تھائرائڈ ہارمونز کا حمل میں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے کے دماغ کی نشو و نما کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر ماں کے تھائرائڈ کے ہارمونز کا لیول پورا ہوگا تو تبھی بچے کو بھی پراپر ایک تھائرائڈ ہارمونز کی سپلائی ملے گی، اس لیے حمل میں خاص۔ اب ہم بات کریں گے حمل میں تھائرائڈ کی بیماریوں کے علاج کے بارے میں، جس پر ڈاکٹر صاحبہ گفتگو کریں گی۔ حمل کے دوران تھائرائڈ کی بیماری کا علاج ایک تو بیماری کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے کہ اوور ایکٹیو تھائرائڈ ہے یا انڈر ایکٹیو تھائرائڈ ہے، اور اگر کوئی گلڑ بنا ہو جو کہ سانس کی نالی یا خوراک کی نالی پر دباؤ ڈال رہا ہو، تو ایسی صورت میں حمل کی دوسری تہائی میں آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ تھائرائڈ کا اگر کوئی کینسر ہو تو اس کو بھی آپریٹ دوسری تہائی میں یعنی سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے ٹرائمیسٹر اور آخری ٹرائمیسٹر میں رسک زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ صرف ایک علاج ہے جو حمل کے دوران نہیں ہو سکتا، وہ ہے ریڈیو ایکٹیو آئوڈین کا علاج، کیونکہ ریڈیو ایکٹیو آئوڈین نہ صرف ماں کے تھائرائڈ کو افیکٹ کرتا ہے بلکہ وہ بچے کے تھائرائڈ کو بھی انڈر ایکٹیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے حمل اور بریسٹ فیڈنگ میں یعنی جب ماں بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے اس پیریڈ میں ریڈیو ایکٹیو آئوڈین کو علاج کے طور پر منتخب نہیں کیا جاتا، اور عام طور پر ہم اس طریقہ کار کو علاج کے ڈیلے کر دیتے ہیں جب تک حمل مکمل۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اور سامعین، جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے ایک اہم پیغام دلوایا تھا تمام سننے والوں کو، تو اب ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ وہ اپنے سننے والوں کو آج کے ایپیسوڈ میں کیا اہم پیغام دینا چاہتی ہیں تھائرائڈ کی بیماریوں کے حوالے سے، خاص طور پر حمل میں۔
जी, जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था और इस बार भी मैं इस चीज़ पे ज़ोर देना चाहूँगी कि थायरॉइड की अलामात बाज़ औक़ात क्लियर कट ये बहुत वाज़ेह नहीं होती हैं, और हमल में तो जैसे कि मैंने बताया कि ये और भी ज़्यादा लोग इसको कन्फ्यूज़ करते हैं कि ये हमल की वजह से हो रहा होगा, एक नॉर्मल चीज़ की वजह से हो रहा होगा। तो जैसे ही आपको कोई गैर मामूली अलामात लगें जो पहले नहीं थी आपकी सेहत में मौजूद, आपकी तबीयत में मौजूद, तो सबसे बेहतर तरीका है कि फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें, और ख़ास तौर पर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, क्योंकि वो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं और उन्होंने ही पूरे हमल में आपकी बीमारी को सुपरवाइज़ करना है, आपकी ट्रीटमेंट को सुपरवाइज़ करना है। बरवक्त तशख़ीस माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए मुस्बत साबित हो सकती है, और हमल में किसी भी किस्म की ऐसी ख़वातीन जिनको अभी रिसेंटली पता चला होता है कि हमल हो गया है, उनको अगर ख़ास तौर पर थायराइड की पहले से बीमारी हो, यानी ख़ास तौर पर अगर उनका थायराइड पहले से अंडर एक्टिव हो, तो ऐसी सूरत में उनको ये मशवरा दिया जाता है कि जैसे ही हमल की तस्दीक हो वो अपनी थायरॉक्सिन की डोज़ को 25% बढ़ा दें। ठीक है, अब 25% बढ़ाना कैसे है, ये पेशेंट की जो करंट डोज चल रही होती है उसके हिसाब से होता है। अगर मरीज़ को नहीं पता चल रहा कि 25% डोज़ कितनी होगी उसकी करंट डोज़ के हिसाब से, तो उसे फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए जैसे ही हमल का पता चले, ताकि अंडर डोजिंग भी ना हो और ओवर डोजिंग भी ना हो, क्योंकि हमल में दोनों चीज़ों के नुकसान हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही हमल का पता चलता है, अमूमन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मरीज़ का ताज़ा टेस्ट कराते हैं ये देखने के लिए कि इस टाइम पे सूरत हाल क्या है, और टेस्ट की रिपोर्ट के आने तक अमूमन वेट नहीं किया जाता, लेकिन दवाई को स्पेशली अगर पेशेंट थायरॉक्सिन पे हो तो उसको हमल की तस्दीक के साथ ही बढ़ा दिया जाता है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। हमें उम्मीद है कि आपको पिछले एपिसोड की तरह आज का एपिसोड भी बेहद पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इस गुफ्तगू से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर आप में से कोई डॉक्टर साहिबा से हो मशवरा करना चाहे तो वो क्लिनिक या ऑनलाइन चेकअप की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जिसकी तफसीलात इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। आप लोगों के सवालात हों तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, ताकि हम अगले अंदर वाले एपिसोड्स में डॉक्टर साहिबा से उनके जवाबात आपको दिलवा सकें।